अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम एक पेज और मैं हूं फरवा वहीद। नाज़रीन, मौजूदा सियासी सूरत हाल में सुल्तान राही और मुस्तफ़ा कुरैशी की पंजाबी फिल्मों के डायलॉग और गंडासा कल्चर की झलक दिखाई देती है। मैं नहीं छड्डांगा का मौसम सियासत पर ऐसे छाया कि कोई और मौसम लौट कर नहीं आया। सूबे का वज़ीर आला गाड़ियों के शीशे तोड़ता नजर आता है। लाहौर आने और रोक कर दिखाने के चैलेंज किए जाते हैं। बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान को रिहा करो वगरना हम रिहा करवा लेंगे की बड़कें मारी जाती हैं, तो दूसरी जानिब अटक पुल क्रॉस करके दिखाओ का चैलेंज दिया जाता है। लाहौर में जलसा ना करने देने के हटकंडे इस्तेमाल किए जाते हैं और जलसे के मैदान तक ना पहुंच पाने के लिए रुकावटें भी खड़ी कर दी जाती हैं। मौजूदा सियासी हालात के तनाजुर में सब कुछ ऐसे ही जायज़ नज़र आ रहा है जैसे मोहब्बत और जंग के फॉर्मूले में सब जायज़ नज़र आता है। हुकूमत उजलत में है और इस जल्दबाजी में ऐसे इकदाम कर रही है कि जिससे हुकूमत की बौखलाहट आया है। आईनी तरमीम को लेकर 4 दिन तक इस्लामाबाद में जो धमाक चौकड़ी लगाई गई वो तमाशा सब ने देखा, और जब आईनी तरमीम की मंजूरी का मामला लटकता महसूस हुआ तो सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल में तरमीम करके बेंच तश्कील देने और केसेस लगाने के मामले में तब्दीली कर दी गई। आप हुकूमती बौखलाहट का अंदाज़ा इस बात से भी लगा सकते हैं कि नून लीग और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अपने निगरान दौरे हुकूमत में 2 बार नैब कवानीन में तरमीम की, जबकि सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल भी पीडीएम की निगरान हुकूमत ने पेश किया था, और अब इस बिल में मजीद तब्दीलियां भी नून लीग और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की मौजूदा हुकूमत ने कर दी हैं। मखसूस नशिस्तों से मुताल्लिक सुप्रीम कोर्ट के तफसीली फैसले से पहले वेबसाइट पर वजाहत जारी कर दी गई थी, और वजाहत के पेश नज़र स्पीकर कौमी असम्बली और सूबाई असम्बली ने इलेक्शन कमीशन को खत लिख दिया कि मखसूस सीट्स का कानून पहले ही मौजूद है, लिहाजा सुप्रीम कोर्ट की नई तशरीह के तहत अमल दरामद नहीं हो सकता। जबकि आज सुप्रीम कोर्ट की तरफ से तफसीली फैसला भी मंजर-ए-आम पर आ गया है। तफसीली फैसले में जहां इलेक्शन कमीशन के आम इंतखाबात के कंडक्ट पर सवाल उठाए गए और फैसले में लिखा गया कि इलेक्शन कमीशन अपनी जिम्मेदारी सरअंजाम देने में नाकाम रहा, वहीं 80 आज़ाद अरकान को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का रुकन भी करार दिया गया। यानी इस वक्त इलेक्शन कमीशन से लेकर सुप्रीम कोर्ट और पार्लियामेंट से लेकर इस्टेब्लिशमेंट तक सभी रियासती इदारे आमने सामने हैं, और इस रस्साकशी में आईनी ब्रेक डाउन होने के दावे और मुल्क का हाल बांग्लादेश जैसा होने की आवाज़ें भी बुलंद हो रही हैं। हुकूमत की जल्दबाजी से महसूस होता है कि अक्टूबर का महीना उसके मुस्तकबिल का फैसला करने के लिए अहम किरदार अदा करेगा, लिहाजा हुकूमत आइन, कानून, बिल्स और एक्ट समेत हर वो हरबा आजमाने के लिए तैयार है कि जिससे इक़्तिदार को दवाम नसीब हो सके। दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत जो कभी मुज़ाकरात के लिए कोशिश करती नज़र आती है तो कभी माफ़ी मांगने से इनकार करती है, कभी इस्टेब्लिशमेंट की माँ पर जलसा मुलतवी कर देती है, तो कभी जलसे में इस्टेब्लिशमेंट को ललकारती है। वो अपने सियासी वजूद को बरकरार रखने की जुस्तजू में लगी हुई है। मौजूदा सियासी कशमकश में आईनी बहरान और इदारों के माबैन तसादुम होने में ज़रा गुंजाइश नहीं बची। इससे पहले कि टकराव के नतीजे में कोई बड़ा हादसा रूनुमा हो, सियासी जमातों को होश के नाखुन लेना होंगे, एक एक कदम पीछे हटना होगा, सियासी अना को पसे पुश्त रखना होगा और सियासी मसाइल के हल और मिसाके पार्लियामेंट के लिए एक पेज पर आना होगा। मगर यहाँ क्वेश्चन ये है कि सियासी तनाज़ात को ख़त्म करने के लिए सबसे पहले इस एक पेज पर आएगा कौन। हमें ज्वाइन किया है साबिक वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी साहब ने। बहुत शुक्रिया फवाद साहब, आपने वक्त निकाला। मुझे बताएं कि आज आपने भी बहुत कुछ कहा और तफसीली फ़ैसला भी आया है, उस पर भी हम गुफ्तगू करेंगे, लेकिन इलेक्शन कमीशन के किरदार पे आपने बड़े वाज़े तौर पे कहा कि अगर इलेक्शन कमीशन अपनी जिम्मेदारियाँ सरअंजाम नहीं देता तो इलेक्शन कमिश्नर को घर जाना चाहिए। मेरा सवाल ये है कि इलेक्शन कमीशन को घर तो चले जाना चाहिए था 9 फरवरी के बाद ही, लेकिन भेजेगा कौन? देखिए, पहली बात तो यह है कि आपने अपने इंट्रो में बड़ी तफसील से बताया है कि किस तरह से इस वक्त पाकिस्तान में हर इदारा, हर जमात, हर फोरम जो है वो एक दूसरे से बाहम दस्तो गिरेबान है, और जो भी कोशिश हम जैसे लोग जो कर रहे हैं कि टेम्परेचर नीचे आए, वो तो बज़ाहिर नाकाम होते ही नज़र आ रहे हैं। और अब एक दिमाग में खन्नास है हुकूमत के कि वो समझते हैं कि जब तक सुप्रीम कोर्ट फतह ना हो जाए हम हुकूमत नहीं कर सकते, लिहाजा वो सुप्रीम कोर्ट को फतह करना चाहते हैं। सो इस वक्त तमाम जो चीज़ें हैं वो ये हैं कि फ़ाइज़ ईसा साहब जो है उन्होंने अपनी एक्सटेंशन को नौकरी में तोसी को अपनी ज़िंदगी मौत का मसला बना लिया, और वो
इसके लिए कोई इखलाकी इक़दार, कोई कानूनी इक़दार, कोई और चीज़ जो है, वो उसको समझिए कि मद्देनज़र रखने को तैयार नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के ऊपर फैसला जो है, पाकिस्तान का आइन जो है, वो 3 जो हमारे पिलर्स हैं डेमोक्रेसी के, यानी इंतज़ामिया, मुक़न्नना और अदलिया, इन तीनों में इख्तियारात को तक़सीम करता है। अब मुक़न्नना और जो इंतज़ामिया है, वो कह रही है कि जी सुप्रीम कोर्ट के फैसले की कोई हैसियत ही नहीं है और हम ही बताएँगे कि क्या आइन है और क्या कानून है, जो आज अभी आपने आज़म नज़ीर तारिक साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी। तो अगर एग्ज़ेक्युटिव ने ही बताना है कि फैसले कानूनी हैं या नहीं हैं, तो सही। फिर तो सुप्रीम कोर्ट बंद हो गई, फिर अदलिया तो खत्म हो गई। ठीक। तो इस वक़्त तो सीधी-सीधी बात है कि अगर तो वुकला और जजेस इकट्ठे होते हैं और हुँ। अपने इदारे को बचा सकते हैं, तो बचा लेंगे। हुँ। अदरवाइज़ ये हम एक और बहरान में हैं और ये बहरान मज़ीद बढ़ेगा, इसमें अच्छा, कोई दो राय ये नहीं। जो आज फवाद चौधरी साहब तफसीली फैसला आया है, इस पे ऐसा लग रहा है, बल्कि लग क्या रहा है, ऐसा वाज़े तौर पे है कि एक तरफ वो जो 8 जजेस हैं जिनका फैसला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सीट्स देने के, रिजर्व सीट्स देने के हक़ में आया था, उन्होंने एक पूरी चार्ज शीट तैयार की है 2 जजेस साहिबान के इख्तलाफी नोट पर कि उनके कंडक्ट पे कि वो गैर आइनी था, इस तरह नहीं होना चाहिए था। लेकिन दूसरी तरफ काजी फायजीसा साहब ने भी चार्जशीट तैयार कर ली है उन 8 पर, और ज़ाहिर है कि सवाल जो हैं उन्होंने भेजे हैं रजिस्ट्रार को। ये जो चार्जशीट विद इन द इंस्टीट्यूट स्टार्ट हो गई है एक दूसरे पे, इसका क्या नतीजा निकलेगा? इसका नतीजा भी तबाही है। अदारे में देखें, सुप्रीम कोर्ट में या जुडिशरी में ये एक्सपेक्ट तो नहीं किया जा सकता कि फैसले सारे एक जैसे हों हम्म। और होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि आप बटालियन तो नहीं है या रेजिमेंट तो नहीं है, तो हम्म। आपके फैसले में तो डाइवर्सिटी होनी चाहिए। तो दैट नॉट एन इशू। इशू ये है जो आज 8 जजेस ने अपने फैसले में लिखा है कि तहजीब और तमद्दुन और ये जुडिशियल जो आपके डिफरेंस है, उसका तरीकाकार क्या है। हम्म। जिस तरह उन 2 जजेस ने कहा कि आप आइन को माने ही ना फैसले को, आप हम्म। देखिए ना, ये तो फिर क्योस है ना। सुप्रीम कोर्ट के फैसले को आप कह रहे हैं कि आपका दिल है तो माने, नहीं दिल करता तो अब ना माने। तो फिर आप मुझे बताइए, हर चीज ही के 2 पहलू है ना, हम्म। और उसको कोई डिसीजन तो कोई होना है। अब हमारा निज़ाम ये है कि अक्सरियती सुप्रीम कोर्ट का फैसला ये है, वो कह रहे हैं कि हम मानते ही नहीं। तो फिर क्या तरीका है? फिर तो अच्छा, तरीका ये है इस कि पे फिर फिर हर आप, बंदा अपनी। हाँ एग्जैक्टली, लेकिन आज आपने देखा कि जस्टिस मंसूर अली शाह ने भी कमेटी में शिरकत नहीं की, बल्कि उसके बाद उन्होंने क्यों नहीं की उससे मुतालिक उन्होंने कमेटी को ख़त भी लिख दिया। उन्होंने 3 शराइत भी रखी हैं, वो भी आपके सामने हैं। मुझे सिर्फ ये बताएं कि उन्होंने क्या मैसेज दिया। प्यूनी जज हैं और ही इज़ गोइंग टू बी नेक्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान इफ़ ही इज़ गोइंग टू बी। तो ये जो इख्तलाफ है, और फिर जो अगर उन्होंने शिरकत नहीं की और काजी फाइज़ा साहब ने ऑर्डिनेंस के बाद जो फैसला किया और मुनीब अख्तर को हटा के एक 5वें नंबर के जज को ऐड ऑन करके 5 रुकनी बेंच भी बना दिया, तो ये तो इनिशियली मुतनाज़ हो गया, वो बेंच भी और वो फैसला भी। नहीं, वो तो जाहिर है कि देखिए ना, सारा काम तो हो रहा है ना मंसूर अली शाह को चीफ जस्टिस पाकिस्तान बनने से रोकने के लिए। और ये जो सारा तमाशा लगा है, एक पूरी नई अदालत आप बना रहे हैं फायज ईसा साहब को 3 साल एक्सटेंशन देने के लिए, और आप सुप्रीम कोर्ट के इदारे नहीं, को लेकिन हुकूमत तो चीफ नहीं जस्टिस मारी चौधरी साहब, पाकिस्तान वो तो के। कह रही है, बिलावल भुट्टो साहब कह रहे हैं कि मंसूर अली शाह ही होंगे अगले चीफ जस्टिस। नहीं, वो कह रहे हैं चीफ जस्टिस होंगे, लेकिन देखिए ना, एक ऐसी सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस जिसकी हैसियत सिविल जज 3rd क्लास की होगी, मंसूर अली शाह जैसा आदमी उसका जस्टिस क्यों बनेगा? कोई भी ऑनरेबल आदमी इस सिस्टम में जज नहीं बनेगा जो ये प्रपोज कर रहे हैं। इससे तो हाई कोर्ट्स के जजेस जो यानी हैं आप सिर्फ कहना वही चाह रह रहे हैं कि जाएंगे। दे आर फर्मली आइंग फॉर आईनी अदालत, द गवर्नमेंट। आईनी अदालत के ऊपर तो सारा झगड़ा है ना, सारा कुछ हो रहा है। और हद ये है कि फायज ईसा साहब वो तमाम फैसले जिनकी असरात आईनी तरमीम के ऊपर है, मिसाल के तौर के ऊपर रीकाउंट करा के लोगों को दोबारा जो है वो असेंबली में पहुंचाना, फिर आपने बेंचेस बनाना जिसका इम्पैक्ट हो आर्टिकल 63, और वो खुद उसको हेड कर रहे हैं। अब एक एडहॉक जज जिसको कहा गया था कि ये सिर्फ केसेस निपटाने के लिए लाए गए हैं और आईनी में अदालतों में नहीं बैठेंगे, तो आपने उसको भी बेंच में शामिल कर लिया है और आप कह रहे हैं कि वो फैसला करे। अब ये तो देखिए एक तमाशा लग गया है, और पाकिस्तान के अंदर बड़ी अनफॉर्चुनेट सिचुएशन है जिससे हम गुजर रहे हैं, जहां इदारे आपस में लड़ रहे हैं, फिर इदारों के अंदर जो लड़ाइयां हैं वो अब आपके सामने जो हैं वो आ रही हैं। पाकिस्तान को तो इसका बहुत नुकसान हो रहा है, और आई डोंट नो इसको कैसे हम आगे चल के जो है वो हैंडल करेंगे। पाकिस्तान में अल्ट्रा अच्छा, ये नेशनलिस्ट जो है हैंडल करने से आप। मुझे एक और सवाल जहन में आया है, तो पूछ लेते हैं।
अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो जलसा लाहौर में किया है ठीक हैंडल किया है, क्योंकि बहुत इम्पैक्टफुल शायद उस तरीके से नहीं हो सका जिस तरह का 8 सितंबर का जलसा था। नहीं, इसकी वजह यह है कि लाहौर में तो 15 घंटे के नोटिस पे जलसा हुआ है ना, तो उस पर हिसाब से तैयारी तो लाहौर से उसकी वो 35 काफी दिनों से ही कर रहे थे। नहीं, और लाहौर से 35 किलोमीटर दूर हुआ, 15 घंटे पहले जो है वो परमिशन मिली, और इतनी मुश्किलात और वो सड़कें रोक के, तो उस हिसाब से 16 महीने के बाद पहला जलसा पीटीआई कर सकी, तो उसके हाथ से तो बड़ा इम्प्रेसिव है। और देखिए, इसमें फरवा क्या बहस है कि इमरान खान पाकिस्तान के सबसे पॉपुलर लीडर है और पीटीआई सबसे पॉपुलर पार्टी है, इसके ऊपर तो बहस करना ही इस वक्त मैं समझता हूँ गैर जरूरी है ना। इशू ये है कि इस वक्त जो जिस किस्म की ठीक सिचुएशन है। ये जा रही है, वह हुकूमत कह रही है कि जी हमें कोई अखलाकियात की परवाह नहीं है, कानून आइन को हम जानते नहीं है, आप हमसे छीन सकते हैं तो छीन लें, अदरवाइज हम बैठे हैं जो मर्जी ठीक, जैसे लेकिन करना है लेकिन वो इसमें करते हैं। आई गॉट अनदर क्वेश्चन। मुझे आपने ठीक कहा कि चले इमरान खान पॉपुलर हैं और इसके बारे में तो कोई दूसरी राय नहीं है, इसको मानते हुए, बट अगेन अली अमीन गंडापुर साहब वाज वेरी, जिसे कहते हैं ना कि वो खाया पिया कुछ नहीं, गिलास तोड़ा 12 आने, उन्होंने वो एक फिल्माई अंदाज में शीशे भी तोड़े, रुकावटें भी अबूर की, और फिर वो ज़ाहिर है कि चैलेंज भी हुकूमत का उन्होंने कहीं फेंक दिया दूर कि अटक पुल क्रॉस करके दिखाओ, मगर उन्होंने कुछ ऐसा नहीं कहा या किया, वो पुरानी वाली पेस्ट्रीज काम कर गई कि वो दोबारा से नई खानी नहीं चाहते थे पैटिस वगैरह। देखिए, अगर तो मकसद ये था कि टेम्परेचर कम रखा जाए तो ये तो अच्छी बात है और हमें इसको वेलकम करना चाहिए। क्या ज़रूरत है पाकिस्तान में इस वक्त, ज़रूरत है ठहराव आए, कोई हम आगे बढ़ने का सोचें, कोई थोड़ी चीज़ें जो हैं वो बेहतर हों। और अगर हर वक्त और हर शख्स ने जो है वो लड़ते ही रहना है और बातें करके टेम्परेचर ऊपर ही करना है, वो तो आसान काम है ना, वो तो हो ही जाएगा। तो आई थिंक अगर ये आप वाली अगर थीसिस लिया जाए कि ये नहीं कैसा उन्होंने टेम्परेचर कम रखा है कि उन्होंने बाद में कह दिया कि माफ़ी नहीं मांगूंगा और छुड़ा के ले जाऊंगा। तो माफी तो नहीं, लेकिन अभी आपने कहा है कि इसका मतलब ये है कि टेम्परेचर उन्होंने कम रखा है, उन्होंने कोई ऐसी बात नहीं की कि या तो आप इधर रहे ना या उधर रहे, तो दोनों में से आपकी जो ओपिनियन है वो उसके बाद। अच्छा, आपने ये कहा कि आपसे पार्टी छुड़वाई गई, ठीक है, ज़ाहिर है आप एक्सप्लेन भी कर चुके हैं, लेकिन माय क्वेश्चन इज़ कि आपसे छुड़वाई गई, आप एक्सप्लेनेशन उसकी देते हैं, लेकिन जो पीटीआई वाले हैं जो इस वक्त मौजूद हैं वो ये मानने को तैयार ही नहीं है कि आपसे छुड़वाई गई, वो कहते हैं कि आपने छोड़ी है। कौन कहता है? अब बहुत सारे लोग कहते हैं इस बारे में, मैंने नहीं सुना किसी का बयान। मौजूदा क़यादत तो ये इस बात पे कहती है कि जी हमने तो नहीं छुड़वाई है। मौजूदा क़यादत कौन है भाई? मौजूदा क़यादत कौन है? मौजूदा क़यादत इमरान खान जब कहेगा देख लेंगे। इमरान खान के अलावा और कौन क़यादत? मगर फवाद चौधरी साहब, अगर आप एक तहरीक चलाने की बात कर रहे हैं कि जस्टिस मंसूर अली शाह अगर उनका नोटिफिकेशन जारी नहीं होता, इमरान खान को छुड़वाने की बात आप कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि यू आर गोइंग ऑन वन वे एंड द पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इटसेल्फ इज़ गोइंग ऑन अनदर वे। तो आप लोगों के शायद मकसद या एंड लाइन एक हो सकती है, लेकिन आप लोगों के ना तो कोई सिंक्रनाइजेशन है और ना कोई एतमाद अभी तक बहाल हुआ है, ना उनका आप पे ना आपका उन पे। देखिए, पर पीटीआई ने क्या करना है ये तो जाहिर है कि जो उनकी लीडरशिप है चाहे जैसी भी है वो तो उन्होंने फैसला करना है ना। हमारा तो जो सजेशन है या बात है वो तो मैं अपनी ज़ाती हैसियत में ही कर सकता हूँ, और मैं समझता हूँ कि जो तरमीम है इसके नतीजे में पाकिस्तान का बुनियादी आइनी ढांचा ही ख़त्म हो जाएगा। तो बतौर लॉयर मेरी ये जिम्मेदारी है, बतौर पॉलिटिशियन मेरी ये जिम्मेदारी है, बतौर पाकिस्तान के सिटीजन के मेरी ये जिम्मेदारी है कि मैं ये तवज्जो दिलाऊं कि ये हम क्या करने जा रहे हैं अपने अपने साथ। और एक शख्स के लिए आप पूरे पाकिस्तान का आईनी ढांचा तबाह बर्बाद कर रहे हैं, पाकिस्तान का वाहिद मुतफ़िका डॉक्यूमेंट जो है वो आप तबाह बर्बाद करने जा रहे हैं, आप पाकिस्तान की जुडिशरी ख़त्म करने जा रहे हैं, वकला की प्रैक्टिस ही ख़त्म हो जाएगी इसके बाद करने जा रहे हैं। तो इसके ऊपर जो लॉयर्स हैं उन्हें ये चाहिए, बार एसोसिएशंस का ये फ़र्ज़ है कि वो लॉयर्स का सेंटिमेंट जो है उसको भरपूर तरीके से एक्सप्रेस करें। अभी तक तो हम देखते हैं कि सवाए उसके कोई एक दो रेजोल्यूशनों के कागजों के ऊपर इससे ज़्यादा कुछ नहीं हुआ। और अभी मेरी नज़र में तमाम जो सियासी जमातें हैं, पीटीआई है, जेयूआई है, जमात इस्लामी है, जीटीए है और बार एसोसिएशन है, इनको एक प्लेटफॉर्म के ऊपर आके इकट्ठा होना पड़ेगा और पाकिस्तान को बचाने के लिए, पाकिस्तान के आइन को बचाने के लिए जदोजहद करनी पड़ेगी। पाकिस्तान का आइन जो है वो पाकिस्तान की सलामती का ज़ामन है
और इसलिए आपको आइन बचाने के लिए पूरी एफर्ट डालनी पड़ती है। सही है, लेकिन अब अगेन क्योंकि जब तक इस आईनी पैकेज को या तो इसकी ये ख़त्म रद्द नहीं हो जाता या फिर ये मंजूर नहीं हो जाता, तो जाहिर है कि हम इसके ऊपर फ़र्दन क्योंकि डेवलपमेंट्स होती रहती हैं, बात तो करनी पड़ती है। अब ख्वाजा आसिफ साहब ने ये बयान दिया कि अगर मौलाना साहब नहीं भी होते साथ तो हमारे नंबर फिर भी पूरे हैं। अब ये कैसे नंबर पूरे हैं? क्या उन्होंने वो जो कुछ आज़ाद अरकान जिन्हें वो कहते हैं उनको मना लिया है, या अंदर खाते वही कमरे बंद करके डील शील वाला कोई सीन आपको सरप्राइज नहीं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सरप्राइज देने की तैयारी है, या आप समझते हैं कि ये सिर्फ एक सियासी बयान है, मौलाना साहब के बगैर वो हो नहीं सकते कामयाब? देखिए, बात यह है कि इखलाकियात वगैरह, आइन कानून तो ख्वाजा आसिफ साहब और उनकी जमात से बहुत दूर रह गया है, और वो अच्छा, सिर्फ ताकत के बल के ऊपर चीजें जो है वो करना चाहते हैं। वो किसकी पूरी ताकत असेंबली के को बल दोबारा पे? उनकी अपनी छांगा तो मांगा बनाना चाहते हैं, अपनी हुकूमत की ताकत के बल के ऊपर, एस्टेब्लिशमेंट की ताकत के बल के ऊपर वो हॉस्टेज बना के लोगों को जिस तरीके से वोट दिलवाने की कोशिश की गई आपके सामने है, जिस तरीके से लोगों को उठाया गया वो आपके सामने है, और जिस तरह से आईनी तरमीम होनी है, तो फिर आप देख लेंगे उसकी क्या इखलाकी हैसियत नहीं, है, आपको उसकी क्या मौलाना साहब कानूनी पे हैसियत है। ट्रस्ट है कि वो अब की बार आप लोगों के कैंप से नहीं निकलेंगे, यानी पीटीआई के कैंप से बाहर नहीं निकलेंगे? मेरा ये ख्याल है कि ये मौलाना ने तो बता दिया है कि वो नहीं निकलेंगे, और अगर उन्होंने करना होता तो उसी दिन कर देते। हाँ, लेकिन और यहाँ पे मौलाना ने अभी दाएं तक दिखा के बाएं भी मारी जाती है फवाद चौधरी साहब, व्हेन यू नो बेटर। अभी तक तो देखिए, मैं कोई नजूमी तो नहीं हूँ, आप भी नजूमी नहीं है। मौलाना की अभी जो पोजीशन है वो आइन हाँ, के नजदीक है, वो पाकिस्तान के हकूक के नजदीक है, दैट नीड्स टू बी अप्रिशिएटेड। और अगर मौलाना बाद में अपनी पोजीशन बदलेंगे तो वो उस वक्त देख लेंगे, बट फिलहाल मौलाना फजलुर रहमान ने एक फर्म पोजीशन ठीक। ली है। लाइकवाइज अगर आप ये देखें कि जो इस वक्त पिछली हुकूमत नाकाम हो गई है, तो इसका मतलब ये है कि उनके पास नंबर नहीं थे। नंबर होते तो जाहिर है कि वो फजलुर रहमान साहब नहीं भी होते तो वो ले आते, कर लेते। बट एक ये तो फिर एक नया ही रिवाज बन गया कि आप इलेक्शन में धांधली करें, आप सीटें बदलें, और बदलने के बाद आप आइन को तरमीम कर दें और कर दें। ये तो पीसीओ ही होगा ना, इसकी क्या हैसियत होगी? इस ठीक। अमेंडमेंट की, दिस अमेंडमेंट विल बी नॉट मोर देन द पीसीओ जो कि मुशर्रफ साहब लाए थे इफ्तिखार चौधरी वगैरह को निकालने के लिए, और उसके खिलाफ जद्दोजहद हुई थी। तो मुझे नहीं सही। समझ आती कि इतनी बड़ी एफर्ट वो करेंगे जिसको कोई कबूल ही करने को तैयार नहीं होगा, तो उसका क्या फायदा होगा? अच्छा, लास्टली मुझे ये बताइएगा, इट्स एन वो क्या कहते हैं, अवामी सवाल है ये, और ये सवाल ज़ाहिर है कि हर जर्नलिस्ट पूछता है पीटीआई से, और पीटीआई एक डेडलाइन देती है। मैं आपसे भी पूछ लेती, इमरान खान साहब को ये जो छुड़वाने की बड़के मारी जा रही हैं, उनके बाहर आने की जो लाइंस या डेट्स दी जा रही हैं, व्हाट डू यू थिंक वो आ जाएंगे बाहर? पॉसिबिलिटी है अभी देखिए, कोई? इमरान खान के बाहर आने का मतलब ये है कि मौजूदा हुकूमत जो है वो घर चली जाएगी। उसकी अच्छा। वजह ये है कि इमरान खान के बाहर आने का मतलब एक बहुत बड़ी पब्लिक मूवमेंट का आगाज है जो हो जाना है। लिहाजा जाहिर है कि इस हुकूमत ने हर सूरत कोशिश करनी है कि इमरान खान को जेल में रखें। अब उसकी दो ही तरीके हैं, और या उसके तो उसके आपकी लिए काजी सियासत। फायज ईसा का जाना और इस आईनी पैकेज का मंजूर ना होना इम्पोर्टेंट है? देखिए ना, अदलिया की आज़ादी सलब करने का प्रोग्राम है ना इस पैकेज। अदलिया की आज़ादी सलब हो जाए तो फिर आप जो मर्जी करते रहे। सो द प्रॉब्लम राइट नाउ इज कि आपका ये जो सारा मंजरनामा हो रहा है, ये तो सिंपल ये है कि जुडिशरी को हमने जो है वो बंद करना है। जुडिशरी जो है वो उसको जो है वो हमारा मातहत होना चाहिए। एफआईए या पुलिस की तरह आप जुडिशरी बनाना चाहते हैं, ये कोशिश उसके लिए, और वो जाहिर है वो इसलिए है कि आप इमरान खान को वो ठप्पा लगवा लेंगे, उससे उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन इसका यही है कि देखना यह है कि इसके नतीजे में क्या पाकिस्तान में लॉयर्स की या जजेस की जो है वो रेजिस्टेंस होगी या नहीं होगी। रेजिस्टेंस होगी तो ये मूवमेंट नहीं कर सकेंगे, रेजिस्टेंस नहीं होगी तो ये कर लेंगे, और जैसे बैठे हुए हैं 2 साल से ये वैसे ही इस तरह से बैठे रहेंगे जब तक काउंटर मूवमेंट नहीं होगी। ठीक है, लास्टली सर मुझे ये बताइएगा कि 63A की तो खैर अब फॉर्मेशन पे भी सवाल उठना शुरू हो गए। मंसूर अली शाह ने उस ऑर्डिनेंस पे सवाल उठा दिया है, लेकिन अगर इसकी समाअत होती है तो अभी क्योंकि ज़ाहिर है ये एक अदालती मामला है, बट योर पर्सन आपकी ओपिनियन जानना चाह रही हूँ, पॉइंट ऑफ व्यू। इसकी तशरीह के बाद आपके जो ये जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के आज़ाद अरकान है, ये रहेंगे आज़ाद? नहीं, वो तो सुप्रीम कोर्ट ने डिक्लेयर कर दिया ना, तमाम लोगों को डिक्लेयर कर दिया कि वो पीटीआई के हैं। हाँ, पर उस अब पर अमल दरामद तो स्पीकर हुआ नहीं ना अभी तक। तो अमल दरामद अगर नहीं भी होता तो फिर सुप्रीम कोर्ट में ही वापस आना है ना। तो सुप्रीम कोर्ट कैन कॉल द
या वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर को और प्राइम मिनिस्टर को बुला के उनको जो है वो कंटेम्प्ट में सजा दे देगी, तो दोनों को घर जाना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट के पास फैसला कराने की, अपनी अमल दरामद कराने की पावर्स तो है ना, कंटेम्प्ट पावर्स हैं। सुप्रीम कोर्ट कैन सेंड एक्चुअली द गवर्नमेंट होम। 1997 में बेनजीर भुट्टो केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगर जो उनके फैसले पर अमल दरामद में हुकूमत रुकावट बनती है तो दे कैन सेंड गवर्नमेंट होम। तो अभी ये गवर्नमेंट को घर भेज सकते हैं कि इन्होंने जो है वो अपना आइन जो है उसको आइन को तोड़ रहे हैं और ये जो है ये सुप्रीम कोर्ट के फैसलों पर अमल दरामद नहीं कर रहे, और इसके नतीजे में जो पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क है वो टूट रहा है, लिहाजा वी आर सेंडिंग द गवर्नमेंट होम। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया। फवाद चौधरी साबिक वफाकी वजीर हमारे साथ मौजूद थे। यहाँ पे नाजरीन एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से जब वापस आएंगे तो अपने पैनल को इंट्रोड्यूस करवाएंगे। वेलकम बैक। ब्रेक के बाद हमें पैनल पे ज्वाइन किया है JUIFA के सीनियर रहनुमा मुफ्ती किफ़ायतुल्लाह साहब ने, और उनके साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा और माहिर कानून अज़हर सिद्दीक साहब भी ज्वाइन कर चुके हैं। दोनों का बहुत शुक्रिया। अज़हर सिद्दीक साहब, मुझे बताइएगा कि ये हुकूमत ने पहले तो नैब पे तरमीम की, फिर तरमीम पे तरमीम कर दी, और आज हम देख रहे हैं कि वो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल जिसके फ़वाइद हुकूमत बताती थी टेलीविज़न स्क्रीन पर भी बैठकर, आज उसी के ऊपर ऑर्डिनेंस आ गया, और फिर उस ऑर्डिनेंस पे अमल दरामद करते हुए काजी फायजीसा साहब ने एक बेंच भी तश्कील दे दिया जिसमें मंसूर अली शाह ने बेसिकली सेटिंग नहीं की है। तो आप इस पूरे सिनेरियो को देख कैसे रहे हैं? बहुत शुक्रिया। देखें, इस ऑर्डिनेंस को तो मैंने चैलेंज किया है, आज एतराज लगा था और कल चीफ जस्टिस आलिया नीलम साहिबा के सामने समाअत होनी है। बेसिकली ये वन मैन शो जो था, जो कहा जा रहा था मास्टर ऑफ द रोस्टर के कॉन्सेप्ट पे, जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया उसी की नफी कर दिया इस ऑर्डिनेंस ने। और इस ऑर्डिनेंस की इतनी जल्दी क्या थी, यानी वाकई ये पीछे आपको पता है कि आईनी तरामीम करनी थी, आईनी तरामीम करने के हवाले से बाकायदा स्पीकर नेशनल असेंबली बिठाई गई, सेनेट बिठाया गया, और वो रात भेड़ बकरियों की तरह बैठे रहे। और लेकिन वो क्रेडिट जाता है मौलाना फजलुर रहमान साहब का, उन्होंने कहा जब तक आईनी तरमीम हम देखेंगे नहीं तब तक कोई नहीं आएंगे, और अल्टीमेटली वो आईनी तरमीम वापस आ गई। अब जब देखा कि हालात नहीं बन रहे हैं और उसमें रुकावटें आ रही थी आर्टिकल 63 के हवाले से, ये ऑर्डिनेंस लाने का एक दो मकसद समझ लें। एक तो ऑडियो लीक वाले केस को सुनने के हवाले से बात है, दूसरा अहम बात जो है वो आर्टिकल 63 के हवाले से, और आपने देखा कि फौरी तौर पर आर्टिकल 63 के हवाले से नजर सानी का बेंच भी बन गया। लेकिन माय क्वेश्चन इज अज़हर सिद्दीक साहब कि अगर आपने भी ये कहा है कि चैलेंज कर दिया है और मंसूर अली शाह ने खुद इस पे बहुत सारे एतराज़ात उठा दिए हैं, तो फिर क्या हैसियत रह गई उस कमेटी में जो ये डिस्कस हुआ है, जिसमें काजी फाजीसा साहब मौजूद थे और नंबर 5 के जज मौजूद थे, मुनीब अख्तर साहब को रिमूव कर दिया गया और वो बेंच तश्कील दिया गया 63A पे, तो उसकी क्या हैसियत रह गई? वो तो फिर अल्टीमेटली चैलेंज नहीं हो गया? देखिए, अल्टीमेटली अगर मुझसे पूछते हैं तो बायस का एलिमेंट बड़ा वादे सामने आ गया। मेलाफिडी का भी अगर मैं कहूं तो गलत नहीं होगा। ये ऑर्डिनेंस अगर आ गया था तो इस ऑर्डिनेंस को भी टच स्टोन पे देखना था कि इसकी आईनी हैसियत है क्या। सुप्रीम कोर्ट फौरन मनो अमल इस पे अमल दरामद नहीं करना चाहिए था, और यही जैसे सैयद मंसूर अली शाह और मैंने यही सवाल उठाया ना, सर्कमस्टांसेस इमरजेंसी के सर्कमस्टांसेस क्या है? क्या ऐसा वो आसमान टूट गया था, जमीन फट रही थी, क्या ऐसा हो गया था? तो वो तो हालात और वाकयात ऐसे नहीं है। ठीक है, चले मैं मुफ्ती साहब को भी इसमें इन्वॉल्व करती हूँ कॉन्वर्सेशन में। मुफ्ती साहब, मौलाना गफूर हैदरी साहब ने कहा है कि ये गवर्नमेंट नहीं चलेगी, पेश गोई की है उन्होंने, किसी सब्सटेंस पे ही की होगी, किसी बुनियाद पर भी की होगी। आपको भी यही लग रहा है कि ये गवर्नमेंट जितनी उजलत में नहीं चलेगी? सबसे पहले तो आपका शुक्रिया, आपकी वजह से हमारी बात को उन तक पहुंच जाती है जी। आपका सवाल बिल्कुल वैलिड है। हुकूमत जो है वो चलने वाली नहीं है, ये हुकूमत तो पीसाकियों पर खड़ी है। और जब अपोजिशन में PTI और JUI जैसे मजबूत जमातें मौजूद हैं, उनके दरमियान कोई इत्तेहाद हो जाता है तो ये हुकूमत को फिर सांस लेने से पहले चली जाएगी। मैं मौलाना गफूर हैदरी साहब से इस बात को सेटल करता हूँ कि हुकूमत चलने के काबिल नहीं है, अपाहज हुकूमत है, ये जल्दी गिर जाए। ठीक, अच्छा, ये जो जाहिर है कि आईनी पैकेज गवर्नमेंट प्लान कर रही थी, बिलावल भुट्टो जरदारी ने मौलाना साहब से मुलाकातें भी की
उनको मनाने की भी कोशिश की, फिर ये भी बात सामने आई लास्ट प्रोग्राम में, कामरान मुर्तज़ा साहब ने कहा कि ड्राफ्ट तैयार करने का कहा है, तो हम भी ड्राफ्ट तैयार करेंगे और वो भी ड्राफ्ट तैयार करें। तो अब मुझे बताएं कि मौलाना साहब के या JUI-FA के दिमाग में चल क्या रहा है? क्या ये जो पैकेजेस से सिरे से मुस्तरद ही करना है, मुस्तरद ही कर दिया, या इसमें गुंजाइश है कि ड्राफ्ट तैयार करें और फिर उसमें आप लोग भी कुछ शराइत रखेंगे? हमने गुलशन के तहफ़्फ़ुज़ की कसम खाई है, तो हमने अदलियत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए उनको शिकस्त दी है। अभी वो समझते या नहीं समझते, अब जब 10 दिनों के बाद आएंगे और यही काम करेंगे, फिर शिकस्त होगी। इनके बाद तो अफ़सलियत है नहीं, इसलिए ये लेकिन वो तो ख्वाजा आसिफ साहब तो बयान दे रहे हैं कि मौलाना साहब के बगैर भी हमारी नंबर गेम सही है, पूरी है। ख्वाजा आसिफ और रातों रात तो कोई नए MLA से पैदा नहीं हुए। ये करेंगे, उसको इलेक्शन कमीशन का सहारा लेंगे और इलेक्शन कमीशन से कहेंगे कि आपने CBI को ये मखसूस डिसीजन नहीं देनी और ये आपने हुकूमत को देनी है। अब एक दिन के अंदर वो नोटिफिकेशन जारी कर देंगे, अगले दिन हुकूमत के लोग वो हदफ ले लेंगे और आईनी तरमीम की मजीद तादाद पूरी हो जाएगी। किसी फ्रॉड के जरिए ये कर सकते हैं क्या, ये कि CBI के लोगों को तोड़कर ये 2/3 अक्सरियत हासिल कर सकते हैं? सही, वरना इनके पास काम नहीं है। ठीक। मुफ्ती साहब, मैं चाहूँगी अज़र सिद्दीक साहब, आप भी इस बात का, दोनों से सवाल है, लेकिन अज़र सिद्दीक साहब, ये जो मखसूस सीट्स का फैसला हुआ, लेकिन आज भी इलेक्शन कमीशन का इजलास हुआ, सूदमंद साबित नहीं हुआ। शायद आपको लगता है कि वो कहीं देख रहे हैं, कहीं किसी जगह से वेट कर रहे हैं? किसका वेट कर रहे हैं जब अदालत ने कह दिया? तो अच्छा देखिए, मैंने ये 70 सफ़े का फैसला मेरे सामने है, 70 पेजेस का, और इसका पैरा 54, 55 और 56 बड़ा क्लियर है। अच्छा, वो इसलिए क्लियर है कि देखिए, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से इलेक्शन का सिंबल नहीं दिया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया और वो पहला फैसला भी सेटिस्फाइड हो गया। वो जितना भी काम किया वो गैर कानूनी और गैर आईनी था, और ये ले गए हैं माजी में आपको। उसी तरह जिस तरह तहरीक अदम एतमाद 9 जुलाई को 9 अप्रैल को बैठी थी, लेकिन 3 अप्रैल को पुरानी तारीखों के अंदर बैठकर तहरीक एतमाद की वोटिंग हुई और इमरान खान साहब ओहदा वजीर आजम से फारग हो गए थे। यहाँ भी लेकर गए हैं, जब सिंबल ले लिया था तो इनको फॉर्म 33 के अंदर भी ऐड नहीं करने दिया गया था। और ये सारी बहस वो मुकम्मल होने के बाद 54, 55 और 56 के अंदर बड़ी वजाहत के साथ कह रही है, और उसके बाद कोई गुंजाइश रह नहीं जाती है। और दूसरी ये बात है, यानी बाकी सियासी जमातें क्यों इस बात का लेकर आगे नहीं है कि ये टिकटें, ये सीटें तो उनकी नहीं है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के आजाद कैंडिडेट थे, वो आजाद नहीं थे, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पहले डेट से आगे सारी सीटें उनकी, और ये सीटें उनकी। और अभी भी देखे ना, उसके बाद देखे उन्होंने अपना बाकायदा डेक्लेरेशन दे दिया, पार्टी के साथ आगे डेक्लेरेशन ना भी देते तो पार्टी के साथ वो मौजूद थे। दूसरी जो बात है, इलेक्शन कमीशन का किरदार एक फरीक के तौर पर है। ये कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी कहती तो है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी ये है नहीं है। अब इस तरह तो अगर देखा जाए, अटॉर्नी जनरल भी है, एडवोकेट जनरल भी है, ऑडिटर जनरल भी कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी है, तो ये किरदार अपना वाज़ेह आ गया है। असूली तौर पर इस फैसले के आने के बाद तो उन्हें मुस्ताफी हो जाना चाहिए, लेकिन हम इससे आगे चलते हैं। मैंने जब 14 सितंबर का फैसला आ गया, मैं तो 12 जुलाई से कोशिश कर रहा हूँ कि इस फैसले पर अमल दरामद तो नहीं कर रहे थे। उनको तौहीने इंटीमेशन का नोटिस दे दिया कि तौहीन अदालत की कार्रवाई करने जा रहा हूँ मैं आपके खिलाफ। और जो स्पीकरों ने लेटर वगैरह लिखे, तौहीन अदालत है, और कहा है उनको सुबह में मुतफर्रिग दरख्वास्त कर रहा हूं। आप दायर कर रहे हैं दरख्वास्त, लेकिन अगर इलेक्शन कमीशन जो है वो ये सीट्स का फैसला नहीं करता, तो चूंकि बहुत वक्त गुजर गया है, तो क्या इस पे अमल दरामद भी हो सकता है? कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लग सकता है? बिल्कुल। अभी तो देखिए, मैं अभी आपके प्रोग्राम में बता रहा हूँ कि जो अपोजिशन लीडर है मोहम्मद खान बच्चा साहब और शेख इम्तियाज महमूद PTI लाहौर के सदर और बाकी लोगों की तरफ से बाकायदा जो है अब हम दायर कर रहे हैं, कंप्लेंट कम रेफरेंस दायर करने लगे हैं कि इसमें भी ये पहले 23 कॉन्स्टिट्यूशन वायलेशन थी, अब 24, 25 और 26 3 आईनी वायलेशन उन्होंने और कर दिए हैं। हम उसके अलावा ये भी सोच रहे हैं, जो दो जजेस जिन्होंने माइनॉरिटी भी देके लार्जर बेंच के फैसले को ओवरटर्न करने की कोशिश की है, वो भी तौहीन अदालत के जिम्मे में आती है, मिसकंडक्ट के जिम्मे में आती है। कभी आज तक हमने नहीं देखा कि लार्जर बेंच का फैसला कुछ छोटा मेंबर बेंच जो है वो उसको ओवरटर्न करने की कोशिश करे। हमेशा बड़ा बेंच फैसला करता है,
वो उस बारे में भी सोच रहे हैं हम कि इसमें भी जुडिशल काउंसिल में जाया जाए और उनके खिलाफ कंप्लेंट और जो रेफरेंस है वो दायर किया। ठीक, मुफ्ती साहब आपका इस बारे में क्या ख्याल है? ये जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कह रही है हमारा हक है रिजर्व सीट्स, एतराज़ात तो आपकी जमात को भी थे इलेक्शन के वक्त भी, इलेक्शन से बाद भी। आप समझते हैं कि इलेक्शन कमीशन जो है जो कर रहा है, जो कुछ भी हो रहा है शशोपंच का शिकारी, ये ठीक चल रहा है? मेरी राय के मुताबिक तो इलेक्शन कमीशन को टूट जाना चाहिए। ये तो बिल्कुल मुस्लिम लीग नून का जो एक वर्कर होता है उस तरह वो कर रहा है, जानिबदार। इस तरह की जानिबदारी नजर आनी बच्चा समझता है। इस वक्त वो खाली बदमाशी पे उतरा हुआ है। वो ये समझा हुआ है कि मेरे पीछे कोई खड़ा है, लिहाजा मैं आइन की बात भी नहीं मानूंगा और मैं सुप्रीम कोर्ट की बात भी नहीं मानूंगा। जब इदारे की बात नहीं मानेंगे, देखो बड़ी आप समझती है ना, किसी आदमी का किसी आदमी से टकराव होता है तो सर टूट जाता है, और अगर फिर इदारों से टकराव होता है मुल्क में तबाही आ जाती है। तो होश के ना लेने चाहिए और उसको इस तरह के एक पार्टी के लिए वर्कर बनकर काम नहीं करना चाहिए। ये बिल्कुल गलत फिक्र पे जा रहा है। मुझे उम्मीद है कि उसको अपने आईनी किरदार अदा करना चाहिए, इसलिए कि एक पार्टी है। जब आप उस पार्टी को मानते हो कि वो अपना वजूद रखती है और वजूद रखने के बावजूद जब उसके पास MNS है तो मुफ्ती नहीं होगी। ये तो ऐसी बात है कि एक जानवर को आप मानते हैं, तो यानी आप ये चीज़ मानते हैं कि जो उनका रोल है वो बड़ा मुतनाज़े है रोल इस वक्त। लेकिन जैसे अज़हर सिद्दीक ने कहा कि हम उनके खिलाफ जो है वो कोर्ट में जाएंगे क्योंकि वो कोर्ट का हुक्मनामा नहीं मान रहे, तो आप भी उसमें फरीक बनेंगे, आपकी जमात? नहीं, अज़हर सिद्दीक साहब जो है वो यानी जो साहब है वो तो मुतासर फरीक है ना, वो तो जाएंगे। मैं ये अर्ज करना चाहता हूँ, हमारी राय के मुताबिक ये बिल्कुल इस तरह है जिस तरह पहले नेब हुआ करता था, जैसे मुखालिफिन के लिए इस्तेमाल किया करते थे, अब ये इलेक्शन कमीशन जो है वो उसके लिए इस्तेमाल हो रहा है। तो अब जब आप एक जानवर को तस्लीम करते हो तो ये जानवर है तो उसकी दुम भी तो होती है ना, तो आपको दुम भी तस्लीम करनी पड़ेगी। अब ये कहते हैं जानवर तो काबिल कबूल है लेकिन दुम को हम नहीं मानेंगे, ये कोई बात नहीं। लेकिन आप लोगों को रिजर्व सीट्स नहीं चाहिए क्योंकि एतराज़ तो आप लोगों का भी है ना, इलेक्शन के कंडक्ट पर भी है, इलेक्शन के रिजल्ट पर भी है, मखसूस जो नशिस्तें हैं सीट्स उस पर भी है, आप लोगों को भी तो चाहिए। हमें अपने हिस्से का चाहिए, हम पराये हिस्से का तो नहीं चाहिए। यानी आप इस हक में है कि आपको आपके हिस्से की मिले और पीटीआई को पीटीआई के हिस्से की मिलनी चाहिए। हाँ बिल्कुल, हमें हमारे हिस्से की मिले और पीटीआई को पीटीआई के हिस्से मिले, नून को नून का और पीपी को पीपी का, हर एक को उसके मुताबिक मिलना चाहिए ना। ये कौन सी मुश्किल बात है? ये तो 2 और 2 4 की तरफ वाज़ेह बात है, पता नहीं इसके अंदर क्यों रिकॉर्ड पैदा की जा रही है। ठीक, मैं चाहूँगी जैसे सिद्दीक साहब मुझे आप इस बात पे भी ज़रा क्लियर कर दें कि आप लोग बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं स्ट्रीट पावर के ज़रिए, जलसों के ज़रिए हुकूमत पे एक प्रेशर बिल्ड करने की, मगर ऐसा लगता है कि हुकूमत तमाम तर प्रेशर्स को जो है वो तोड़ती जा रही है, बैरियर्स ख़त्म कर रही है और हत्तल इम्कान कोशिश कर रही है कि जितना हो सके आप लोगों को ऑप्रेस किया जा सके। अब ये जो लाहौर में जलसा हुआ है, आप इससे सेटिस्फाइड हैं कि ये जो जलसा हुआ है ये प्रेशर बिल्ड करने के लिए ही था, क्योंकि जलसा ने कोई ख़ास इम्पैक्ट तो नहीं डाला? देखिए, एक बात तो बड़ी वाज़ेह है, अभी मैंने आज नजरबंदी की ऑर्डर के हवाले से मैंने आज कोर्ट में पेश किया 467 डिटेंशन ऑर्डर तो लाहौर के थे जो अपना 17, 19 और 20 को जारी किए और पता नहीं कितने लोगों को जेलों में बंद किया। इसी तरह से झूठे पर्चों के अंदर लोगों उठा लिया। कंटेनर आपको पता पूरा लाहौर में खुद फिरा हूं, जलसा हमारा बहुत जबरदस्त, बहुत बड़ा जलसा था। एक तो आप जलसे के अंदर और फिर रिंग रोड वगैरह, ब्लॉकेड, सारा कुछ हमने देखा है। नहीं तो जुडिशल कमीशन बना लेते हैं जो तय कर देगा क्या कुछ किया। और कमाल नहीं, लेकिन उसके जो शो स्टॉपर थे अली अमीन गंडापुर साहब, वो तो बिल्कुल उस मूड में नजर नहीं आए या उस मोड में नजर नहीं आए जो 8 सितंबर को नजर आए थे। वो उसकी वजह ये है कि लास्ट टाइम जो है पार्टी के अंदर इस बात पे बड़ी डिटेल डिस्कशन हुई कि कोई इस तरह का सानिया, खुदा ना खासा अल्लाह ना करे को 9 मई जैसा सानिया हो जाए, और वो उस हवाले से पार्टी की तरफ से जो इंस्ट्रक्शन थी उसी कॉन्टेक्स्ट के हवाले से थी। लेकिन
अच्छा, यानी आप इस बात को मानते हैं कि वो ऐसा कुछ कह ना दे जिससे कि लोग उकसाए जाएं, प्रोवोक हो, इंस्टिगेट हो, ऐसा ही है? हम ऐसा काम नहीं करना चाहते। हम कानून हाथ में नहीं ले, पहले भी कानून हाथ में नहीं दिया, अब भी कानून हाथ में हम नहीं लेना चाहते, और हमने साबित किया है। अब आप देख ले, इतना बड़ा जलसा, रुकावटें देख ले। यानी मैं जो बताना चाह रहा हूं कि एसएसपी लेवल के लोग यानी सड़कों के ऊपर, मैं खुद मिला उनसे कि जो एसएसपी लेवल के लोग यानी अपना कंटेनर लगाए हुए हैं, अपना पेट्रोल पंप पेट्रोल बंद किया हुआ था, गाड़ियां नहीं जाने दे रहे थे। हाँ। और लोगों के साथ जो 6 बजे, आप मुझे बताएं ये कौन सा कोई स्कूल का सबक है कि आप 6 बजे आकर लाइटें बंद करा दें, सारा कुछ काम कर दे। और आप अच्छी बात है, आपने ये बातें कही है, लेकिन हैरत की बात ये वही अली अमीन गंडापुर साहब हैं जो अफगानिस्तान से बात करने का भी कह रहे थे, वो खान साहब को छुड़वाने का भी कहते हैं। एक ब्रेक का कहा जा रहा है, ब्रेक लेते हैं, फिर जब वापस आते हैं तो कौन फ़ोन नहीं उठाता भाई, इस पे बात करेंगे मुफ्ती साहब से एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब कहते हैं कि कामरान मुर्तज़ा साहब को फ़ोन करते हैं तो वो फ़ोन नहीं उठाते, और यकीनन उनके पास भी एक वजह मौजूद है कि आप लोग पहले इस पे काम कर लें, अपने ड्राफ्ट पे जो आप आईनी पैकेज, तरमीमी पैकेज लेके आना चाहते हैं, फिर हम लोग इस पे बात करेंगे। तो मुफ्ती साहब मुझे बताएं कि ये आप लोगों की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ एक प्रॉपर हिस्ट्री है, ख़ास करके इमरान खान साहब के साथ। आज आप लोग ज़ाहिर है कि थोड़े से हम ख्याल हुए हैं, तो इन रिटर्न पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने आप लोगों को कोई ऑफर्स अच्छी दी हैं जो हुकूमत ने नहीं दी थी, या फिर आप ये वाकई बेलॉस होके बगैर किसी गिव एंड टेक के आइन को बचाने के लिए कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू यू? देखो परवा हम किसी के साथ नहीं है। जब इलेक्शन हो जाता है तो इलेक्शन पर हम तत्पर बनाते हैं, एक ओपिनियन तश्कील देते हैं, कंस्ट्रक्शन ऑफ ओपिनियन पर बहुत वक्त लगता है। हमारे मुख्तलिफ मजलिसें बैठती है, बैठती है, तो हम चाहते हैं मौक़िफ़ बनाएंगे, फिर हम मौक़िफ़ करीब होते हैं, अपने मौक़िफ़ पर खड़े होते हैं। हमारे साथ वो लोग आ जाते हैं जिनका बयानिया हमारे बयानिए के करीब होता है। अब 2018 के इलेक्शन पर हमारी वही राय थी जो राय हमारी है आज 2024 के इलेक्शन पर। दोनों इलेक्शनों पर हमारी एक जैसी राय है कि ठप्पों की बुनियाद पर हुकूमत नहीं होनी चाहिए। कल ये बात आगे बुरी लगती थी इमरान खान को, और आज ये बात बुरी लगती है मियां शहबाज शरीफ को। हम तो अपनी जगह पे खड़े हैं। इमरान खान कल 2018 में एक और मौक़िफ़ रखते थे, अब एक और मौक़िफ़ है। आज चूंकि वो भी कहते हैं कि ये फ्रॉड है 2024 का इलेक्शन, और हम भी कहते हैं, तो हमारे तौर पर तभी तौर पर एक कुर्ब आ गया है। जब हम कुर्ब आ गया तो इसमें हम अपने मौक़िफ़ की तरफ खड़े हैं, वो अपने मौक़िफ़ की तरफ खड़े हैं, इसमें लेने देना और ऑफर की क्या बात है। इंशाल्लाह हम। अच्छा, वैसे मुफ्ती साहब आपको गवर्नमेंट क्या ऑफर कर रही थी? नंबर पूरे करने के लिए आपको गवर्नमेंट वैसे क्या ऑफर कर रही थी? गवर्नमेंट की क्या ऑफर है, जब हमने मानना नहीं तो बात करना फजूल ही है। हम देखो, हम ऑफर वाले लोग नहीं है, लोग हमें पहचानने में जरा उनको मुश्किल पेश होती है। और आपको पीटीआई ने भी कोई बलूचिस्तान की कोई सेनेटर्स की ऑफर नहीं कराई? अगर हुकूमत ने नहीं कराई, मतलब कराई तो होगी, आप माने नहीं होंगे। नहीं, हमारे उनके दरमियान ये गपशप नहीं। अच्छा, ठीक है, यानी आप कह रहे हैं कि आपको गवर्नमेंट ने भी कोई किसी सूबे में कोई अच्छा ओहदा देने की ऑफर नहीं कराई? नहीं, मैं गवर्नमेंट की बात तो नहीं कर रहा, यानी गवर्नमेंट जब आपको अपने हमख्यार बनाती है उसको इस बात पर बहुत सारे हद करने होते हैं। अच्छा। मैं गवर्नमेंट की बात नहीं कर रहा, अलबत्ता ये कह रहा हूँ कि हमारे और जो वो है पीटीआई वाले, उनके दरमियान ये लेने देने वाली गपशप नहीं है। ठीक है, यानी आपके और पीटीआई के दरमियान इस वक्त कोई लेन देन वाली सिचुएशन कंडीशन नहीं है, लेकिन गवर्नमेंट ने भी तो कराई होगी ना, वो आप उसको मान रहे हैं कि गवर्नमेंट ने हमें ऑफर दी थी, हमने नहीं मानी? और तो हमें दूसरी मौके पे खड़े हैं, हमें कोई आदमी ने झुका सकता है, नाम दिखते हैं, हमारी तारीफ शाहिद है। ठीक, तो लिहाजा इस बात की उन्होंने ये कहा और हमने इनकार किया, और ये कहा हमने इनकार किया। उन्होंने बहुत कुछ कहा, लेकिन जरदारी साहब के आने से लेकर मुख्तलिफ मुलाकातों तक, शहबाज शरीफ साहब के आने तक, मोहसिन नकवी के आने तक, बिलावल साहब के आने तक, पीपल्स पार्टी की ज़रूरत गिलानी के आने तक, ये तमाम लोग आए, जरूर आए, लेकिन हमारे मौक़िफ़ में और उसके पाए इस्तिकामत में कोई तज़ल्लुल नहीं आए। ठीक ठीक। अच्छा, अगर ये ज़ाहिर है कि हाइपोथेटिकल कंडीशन है, लेकिन हज़रत सिद्दीक साहब
अगर ख्वाजा आसिफ साहब की बात मान ली जाए कि मौलाना साहब के बगैर भी नंबर पूरे हैं और हम ये भी समझ लें कि जो पीटीआई के आज़ाद अरकान हैं उनका कुछ हुआ नहीं और वो आप लोगों को रिज़र्व सीट्स भी लटकी हुई हैं और किसी तरीके से गवर्नमेंट ने चले ये भी कर दिया कि उनसे वोट डलवा दिया, इन एनी केस अगर ये हो जाता है जो भी तरमीम वो करना चाह रहे हैं, क्या रिएक्शन, क्या आप लोगों ने सोच रखा है, क्या देना है रिएक्शन गवर्नमेंट को? अच्छा, देखिए एक बात तो बड़ी वजाहत के साथ में अर्ज करता चलूं, हमारे सारे मैंने सिर्फ 2 या 3 पे डाउट था, अभी वो भी डाउट नहीं है, वो हमारे साथ ही हैं और वोट जो लोग पूरे करवाते हैं वो हर एक को पता है और मुफ्ती कफायतुल्लाह तो बड़ा वाज़ेह तौर पर एस्टैब्लिशमेंट का नाम बड़ा वजाहत के साथ लेते हैं और उन्होंने कह दिया अब इसके बगैर तो अब ऐसा तो नहीं हो सकता ना। आर्टिकल 63 का केस लगाने का मकसद समझ लीजिएगा ना, मकसद क्या है, मकसद तो बड़ा वाज़ेह है तो ना। वही अगर आर्टिकल 63 है, ये मैंने फवाद चौधरी साहब से भी क्वेश्चन किया था, आपसे भी कर लेती हूँ कि अगर उसके बाद ये मिल जाए राइट अरकान को कि वो जी फिर वो फ्लोर क्रॉसिंग भी ना रहे, फिर वो सादिक और अमीन होने का भी मसला ना रहे, तो फिर वो वोट डाल दे, फिर तो गवर्नमेंट की 5 उंगलियां क्या कहते हैं घी में और सरकड़ाई में हो जाएगा। देखिए वो तो कोशिश तो उनकी यही है ना, लेकिन क्या वोट डालेंगे तो इसका खरीदे गए हैं ना, मुल्क की सालमियत के खिलाफ आप बैठकर और जुल्फकार अली भुट्टो से लेकर मिसाके जमहूरियत तक देखें तो ये तो डिफेक्शन वाला मामला तो सपोर्ट ही नहीं करें। अरे इससे क्या करेंगे आप, आपको हासिल क्या होगा? आप एक डिक्टेटर का आइन बना देंगे, इस मुल्क की तबाही और बर्बादी पर दस्तखत कर देंगे। जैसे मौलाना फजलुर रहमान मैं मुतालबा करूंगा कि अपना पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को भी जुल्फकार अली भुट्टो साहब और बेनजीर भुट्टो साहब की लेगेसी को देखना चाहिए। वो इस तरह के किसी काम को यानी आपने 1973 के आइन की जुल्फकार अली भुट्टो साहब के आइन की शक्ल ही बिगाड़ देंगे आप 54 तरामीम है, उन 54 तरामीम में मेन मकसद क्या है? जस्टिस काजी फाइज साहब को कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट का हेड बनाना है, आर्टिकल 63 की शक्ल बदलनी है, चीफ इलेक्शन कमीशन को म्याद बढ़ाना है कि वो बैठा रहे यहाँ पर आकर, फिर आपने बहुत और आर्टिकल 17 के तहत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे पाबंदी लगानी है, ये जेल में रख लीजिएगा। अल्लाह ना करे हम चांसेस हैं अभी भी पाबंदी के। एक और मैं बता दूं आपको बात, यार ये कुछ दूर नहीं है, इमरान खान साहब सितंबर या अक्टूबर के अंदर बाहर आ रहे हैं और अक्टूबर इनका आखिरी दौर है, तहरीक पूरी चाल रही होगी और मौलाना फजलुर रहमान भी हमारे साथ सड़कों पे होंगे और अगर हमें अदालतों में ठीक है, मैं पूछ लेती हूँ, मुफ्ती साहब मौजूद है, मुफ्ती साहब आप इनके साथ सड़कों पे होंगे? वन लाइनर सर, सिर्फ एक। बिल्कुल होंगे, कोई लोग खातिर जमा रखें, कोई आदमी ये ना समझे कि हम 15 साल एक दूसरे के मुखालिफ रहे तो आप एक साथ नहीं चल सकते। ठीक है, सियासत में ये बात होती है। अगर आप कल एक रात देखें तो पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग एक ठीक है, यानी आप पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के साथ सड़कों पर होंगे, ये बात आपने कह दी। बहुत शुक्रिया मुफ्ती किफायतुल्लाह साहब आपका भी और अज़ीज़ सिद्दीक साहब बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आईनी मेल्ट डाउन की 2 महीने पहले ख्वाजा आसिफ साहब ने बात की थी, आज लग रहा है कि वही सिचुएशन मौजूद है, बस इसे रोकना कैसे है ये गवर्नमेंट को भी सोचना पड़ेगा और अपोजिशन को भी सोचना पड़ेगा, वरना इस मुल्क का आईनी लिहाज से बेड़ा गर्क करने में हमारे हुक्मरानों ने या सिस्टम ने कोई कसर नहीं छोड़ी है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।